हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज के सेशन में हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को पढ़ रहे हैं और कैसे नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी और एनएनपी में क्या फ़र्क होता है, कैसे जीडीपी से एनएनपी का कन्वर्जन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। आज के सेशन में हम जानेंगे कि जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, जीडीपी का कैसे कैलकुलेशन होता है और फिर जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, क्या डिफ्लेटर का इम्पैक्ट होता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब आज की जो क्लास है वो पर्टिकुलर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लेके हमारी होने वाली है। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग परचम क्लासेस पे एसएससी जीए की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हो। परचम क्लासेस आप लोगों के लिए कंप्लीट जीए का कोर्स लेके आया है, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, साइंस सब कुछ कवर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप सिर्फ इकोनॉमी मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल जीरो से हायर लेवल की तैयारी कर सकते हो इकोनॉमी की। ये कोर्स है परचम क्लासेस पे, एसएससी इकोनॉमिक कोर्स है, जिसके अंदर सिर्फ इकोनॉमी कवर होगी, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की। आप लोगों को 10% डिस्काउंट के लिए यूज करना है कोड पायल 10। ठीक है, कोई स्पेस नहीं है दोनों के बीच में, और ये जो कोड है ये एसएससी जीए के और इकोनॉमी के कोर्स पे लागू होगा। आप लोगों की तैयारी अगर हो गई है, ऐसा आपको लगता है, तो उस तैयारी को एक बार चेक कर लीजिए कि कितने पानी में आप लोग हो। तो एक बार ये टेस्ट सीरीज लगा के जरूर देखें। परचम क्लासेस पे आप लोगों के लिए एसएससी टीयर 1 की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है, अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जीडीपी कहते किसको है, कैसे कैलकुलेशन होता है जीडीपी का, मार्केट कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये देखा था कि जीडीपी और एनएनपी में क्या डिफरेंस है। एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं मैं, ताकि आप लोग पिछली क्लास, जिसने भी नहीं देखी पिछली क्लास, उसको देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसको देखे बिना ये वाली क्लास समझ नहीं आ रही। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो डायरेक्ट इस वीडियो पे है, पीछे वाला नहीं देखा, तो प्लीज मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी पहले इससे पीछे वाली वीडियो देखें जो जस्ट इसके पीछे वाली है, और फिर उसके बाद आप इस वीडियो पे आना। मैं पूरा सीरीज में करवा रही हूँ आपको, ताकि आपका कोई कंसेप्ट ना छूटे। अब देखो, हमने क्या देखा था कि जो जीडीपी होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी वाले एस्पिरेंट इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। और जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो हम एनएनपी में मेजर करते हैं, जिसका पूरा नाम क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हमने क्या सीखा था एस्पिरेंट्स कि ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है। ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है, हमने ये देखा था कि अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो हम लोग क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे थे, है ना। और नेट से ग्रॉस पे जाना हो तो हम लोग डेप्रिसिएशन प्लस कर रहे थे। ये मैंने आपको समझाया था। जिसको भी नहीं समझ आया प्लीज पीछे वाली वीडियो जाके पहले देखें। फिर उसके बाद हमने देखा था कि डोमेस्टिक किसको कहते हैं और नेशनल किसको कहते हैं। डोमेस्टिक किसको कहते हैं और नेशनल किसको कहते हैं। डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क मैंने आपको बताया था। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम प्लस कर देंगे एनएफआईए, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम प्लस कर देंगे, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमने इसको भी समझ लिया था। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि जो जीडीपी होता है वो मार्केट कॉस्ट पे निकलता है। किस पे निकलता है, मार्केट कॉस्ट पे निकलता है। और जो हमारी नेशनल इनकम होती है स्टूडेंट्स, वो हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। तो एक तो हमें ये समझना है कि ये मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। मार्केट कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट जाना हो तो क्या करेंगे, फैक्टर से मार्केट आना है तो क्या करेंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम ये सारी चीजें समझते हैं। देखो, अगर आपको ऐसा पूछ लिया किसी ने कि व्हाट इज एनएनपी, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको गिवन है ए ऑप्शन में जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्लस एनएफआईए। बी ऑप्शन में आपको दे दिया जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए, प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए। सी ऑप्शन में आपको कह दिया जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए, और डी ऑप्शन में आपको कह दिया कि जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन और प्लस एनएफआईए।
आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है, क्या रिलेशन सही होगा। तो मैंने आपको कैसे छांटना बताया था, हम कैसे पिक करेंगे सही आंसर को। आप देखो, आपको हर ऑप्शन में क्या गिवन है, जीडीपी जीडीपी गिवन है, ठीक है। और पहुंचना कहाँ है, आपको पहुंचना है आपको एनएनपी पे। हमको कहाँ जाना है, हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है। और गिवन क्या है, गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम पहले उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल देंगे जो सेम है, जो दोनों ही टर्म्स में सेम है। तो P एक ऐसा अल्फाबेट है जो हर जगह सेम है, यानी ये हमको चेंज नहीं करना। हमको क्या चेंज करना है, हमें पहुंचना है N और N पे, गिवन है G और D। तो हम देखेंगे पहले ग्रॉस से नेट पे पहुंचना है, यानी पहले G से पहले N पे पहुंचना है, पहले ग्रॉस से पहले नेट पे पहुंचना है। कैसे पहुंचे, ग्रॉस से नेट पे पहुंचने का क्या तरीका मैंने आपको बताया। ग्रॉस से नेट पे अगर आपको पहुंचना है तो हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो हम देख लेते हैं, हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, जीडीपी मुझे गिवन था, उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। तो ग्रॉस में से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया, मैं नेट पे तो पहुंच गई, पर डीपी अभी भी मेरे पास है, मतलब ये डी अभी भी मेरे पास है, ठीक है। यानी माइनस डेप्रिसिएशन तो पक्का आएगा। जहां जहां माइनस नहीं दिख रहा उसको कट कर दो। यहां भी प्लस डेप्रिसिएशन है, यहां भी प्लस डेप्रिसिएशन है, दो ऑप्शन तो कट हो गए। अब बचते हैं दो ऑप्शन, ए और सी। अब हमको पता है कि इतने वाले यहां तक तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अब हमको एनएफआईए को चेक करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को चेक करना है। हमें कहां पहुंचना है, हमें नेशनल पे पहुंचना है, और गिवन क्या है, डोमेस्टिक। अब हम फिर से अपना फॉर्मूला चेक कर लेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए करेंगे। तो हम देख लेंगे कहां प्लस एनएफआईए है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस एनएफआईए वाले को हम काट देंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया था, काफी सिंपल था ये, ठीक है। एक बार समझ आ गया तो आपको बहुत आसान ये लगने वाला है। इसके बाद अब आगे देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट एक और टर्मिनोलॉजी हमको समझनी है कि जीडीपी तो मार्केट कॉस्ट पे निकलता है। आज की क्लास में हम जीडीपी निकालना भी देखेंगे। जीडीपी तो मार्केट कॉस्ट पे निकलता है, लेकिन एनएनपी तो हम फैक्टर कॉस्ट पे बताते हैं। ये मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसको समझिए। मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ये जानिए। देखो, ये कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। मान लीजिए टी शर्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ये टी शर्ट जो है, टी शर्ट की फैक्ट्री है, टी शर्ट्स बन रही है यहाँ पे, ठीक है। हमारी परचम क्लासेस की टी शर्ट्स बन रही है यहाँ पे, ये फैक्ट्री है हमारी। अब देखिए, अब रिचा मैम कौन है, रिचा मैम इस कंपनी की, इस फैक्ट्री की ओनर है, ठीक है। तो वो जब ये टी शर्ट्स बनवा रही हैं अपनी फैक्ट्री में, तो इसमें उनको लेबर का खर्चा लग रहा है, बिजली का खर्चा लग रहा है, रॉ मटेरियल का खर्चा लग रहा है, ठीक है, मेंटेनेंस का खर्चा लग रहा है, धागे का खर्चा लगा, बहुत सारी और डिजाइनिंग का खर्चा लगा। ये सारा खर्चा लगा के एक टी शर्ट 800 रुपए की प्रोड्यूसर को पड़ रही है। 800 रुपए की एक टी शर्ट प्रोड्यूसर को पड़ रही है। हमें सिर्फ प्रोडक्शन देखना है। 800 रुपए की एक टी शर्ट प्रोड्यूसर को पड़ रही है। अब वो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, इसको मार्केट में बेचने के लिए चलेगा, इन टी शर्ट्स को मार्केट में बेचने के लिए चलता है। जैसे ही बाहर निकला, उसको जीएसटी वाले मिल गए। उन्होंने क्या कहा कि तुमने कुछ प्रोड्यूस किया है, तुमने कुछ बनाया है। पहले एक्साइज ड्यूटी लेते थे, लेकिन आज के दिन हम जीएसटी लेंगे। तो उसने हमारे ऊपर जीएसटी लगा दिया। कितना, उसने 100 रुपया जीएसटी लगा दिया। 100 रुपया जीएसटी लगा दिया, ठीक है। टी शर्ट कितने की होगी, 900 रुपीज की हो गई। अब गाड़ी थोड़ी और आगे चली। गाड़ी जब आगे चली तो आगे मोदी जी मिल गए। मोदी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कि टी शर्ट बेचने जा रहे हैं मार्केट में, होलसेलर को ये टी शर्ट दे के आ रहे हैं। तो मोदी जी क्या कहेंगे कि देखो, हमने टी शर्ट के ऊपर हर टी शर्ट पे 5-5 रुपए की छूट दे रखी है, सब्सिडी दे रखी है। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो मैंने क्या कर रखा है, सबको गिफ्ट के तौर पे हमने अपने बर्थडे पे सबको 5-5 रुपए की छूट दे दी है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 5 रुपया माइनस कर देंगे, यानी आपने सब्सिडीज क्या की, सब्सिडी माइनस कर दी। और 895 रुपीज की ये जो टी शर्ट है वो मार्केट में जाके पड़ती है, ठीक है। 895 रुपीज की टी शर्ट मार्केट में जाके पड़ती है। आप कहोगे मैम ने अपना प्रॉफिट तो जोड़ा ही नहीं। प्रॉफिट नहीं जोड़ रहे, क्योंकि हम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स की बातें नहीं कर रहे हैं। हम प्रॉफिट नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोडक्शन देखना है। प्रॉफिट कब देखेंगे, जब टैक्स वैक्स की बातें हमने की थी, तब प्रॉफिट देख रहे थे कि किसी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ प्रोडक्शन की बातें हो रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नेट नेशनल प्रोडक्शन, ठीक है। तो सिर्फ प्रोडक्शन को देख रहे हैं, बीच में से प्रॉफिट मैंने हटा दिया। तो मैंने क्या किया, जो मेरा फैक्टर कॉस्ट आया था, उस फैक्टर कॉस्ट में टैक्स मैंने माइनस प्लस कर दिए, इनडायरेक्ट टैक्स मैंने प्लस कर दिए, और माइनस कर दी मैंने सब्सिडी। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मार्केट कॉस्ट मिल जाएगा। यानी फैक्टर कॉस्ट से मुझे मार्केट कॉस्ट अगर जाना हो,
मैं यहीं पे आपको करके बताऊंगी तो ज्यादा आसान आपको लगेगा। मुझे क्या करना है, मुझे फैक्टर कोस्ट से मार्केट कोस्ट पे जाना है, 800 रुपए से 895 रुपीज पे जाना है। तो मैंने क्या किया, प्लस कर दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, और माइनस कर दिया मैंने सब्सिडी। माइनस क्या कर दिया, माइनस कर दिया सब्सिडी। ऐसे ही मुझे मार्केट कोस्ट से फैक्टर कोस्ट पे अगर जाना है तो मैं माइनस कर दूंगी इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस कर दूंगी मैं सब्सिडी। क्लियर हो गई बात, प्लस कर देंगे हम सब्सिडी। तो भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार निकालती है जीडीपी एट मार्केट कोस्ट। भारत सरकार क्या निकालती है, भारत सरकार कैलकुलेट करती है जीडीपी एट मार्केट कोस्ट। भारत सरकार ने कैलकुलेट किया जीडीपी एट मार्केट कोस्ट और आप बन गए ऑफिसर। भारत सरकार ने आपको जिम्मा दिया कि जीडीपी मार्केट कोस्ट को एनएनपी फैक्टर कोस्ट पे कन्वर्ट कर दो, नेशनल इनकम पे कन्वर्ट कर दो। अब आपने देखा कि मैम ने बताया था हमें कि नेशनल इनकम तो एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट होता है, तो कैसे कन्वर्ट करें। अब एक एक अल्फाबेट से हम चेंज करना शुरू कर देंगे, ठीक है, एक अल्फाबेट से चेंज करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले ग्रॉस से नेट पे जाना है, हम क्या करें, ग्रॉस से नेट पे जाना है हमें, हम क्या कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। अगला अल्फाबेट आ जाओ, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे एनएफआईए। पी और पी बिल्कुल सेम है, पी और पी बिल्कुल सेम है। मार्केट कोस्ट से फैक्टर कोस्ट पे आना है, देख लीजिए, मार्केट कोस्ट से फैक्टर कोस्ट पे जाना है, माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, और प्लस क्या कर देंगे, सब्सिडी। प्लस क्या कर देंगे, सब्सिडी। तो इस तरीके से जो है जीडीपी निकाल के नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, पहले जीडीपी मार्केट कोस्ट पे निकालती है, फिर उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करती है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही ये होता है कि प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो कैसे भी आप करें, आपकी इच्छा है, आप खोल के बताएं इसे कि इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो रहा है सब्सिडी, या आप सीधा सा बोल सकते हो कि फैक्टर कोस्ट में मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया तो मुझे मार्केट कोस्ट मिल गया। आप ऐसा भी बता सकते हो, और आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसा भी बता सकते हो, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स किया हमने, माइनस सब्सिडी की। आपकी मर्जी है, आप इसको कैसा बताना चाहोगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कन्वर्जन सीख लिया। अब पिछली क्लास से हम जीडीपी पुकारते आ रहे हैं, ये जीडीपी होता क्या है, ये जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, उसको देखते हैं। ये जीडीपी क्या चीज होती है, इसको देखिए। तो पहले एक बार स्लाइड के दर्शन कर लें कि अभी तक स्लाइड में हमने क्या पढ़ लिया है। हमने देखा कि कैसे ये कन्वर्जन सारा हो रहा है। देखिए हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, देखो एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट यानी नेशनल इनकम हमने कैसे कैलकुलेट की, जीडीपी एट मार्केट कोस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, प्लस एनएफआईए कर दिया, माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी कर दी। इस तरीके से अपने को ये एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट मिल गया है, ठीक है। तो यही मैंने अभी आपको बताया। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड के ऊपर कि ये जीडीपी होता क्या है, जीडीपी कैसे निकाला जाता है। पहले आराम से हम इन चीजों को समझते हैं। देखो सेक्टर्स कितने तरीके के होते हैं इकोनॉमी में, 3 तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा किसको कहते हैं, तीसरा कहते हैं टर्शरी सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को। टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर को, जिसको सेवा क्षेत्र कहते हो। तो 3 तरीके के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी किसको कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं कि कोई भी वो चीज जो नेचर आपको दे रही है, कोई भी वो चीज जो प्रकृति ने आपको दी है, नेचर ने आपको दी है, उसको हम प्राइमरी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिशरीज, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, खेती भगवान ने दी है, हवा पानी वायु मिट्टी सब भगवान ने दिया है, ठीक है। फिशरीज मत्स्य पालन जिसको कहते हैं, मछली पालना, मछलियां भगवान ने दी है, इंसान ने नहीं दी है, ठीक है, प्रकृति नेचर ने दी है। इसी तरीके से माइनिंग, खादाने, इस धरती के नीचे इतने सारे रिसोर्सेज नेचर ने दिए हैं, इंसान ने नहीं दिए हैं। उसके बाद जंगल, वानिकी, फॉरेस्ट्री जिसको कहते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब प्राइमरी मार्केट के, प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। क्यों, क्योंकि ये सब चीजें आपको नेचर से मिली है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या आएगा, सेकेंडरी में आएगा स्टूडेंट्स
इस प्राइमरी की चीजों को रॉ मटेरियल की तरह लेके और कुछ फिनिश्ड गुड बनाना। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एग्रीकल्चर से क्या ले लिया, हम लोगों ने एग्रीकल्चर से ले लिया गेहूं, ठीक है, गेहूं ले लिया एग्रीकल्चर से, और जो वीट लिया उस वीट से फाइनली हमने कोई केक बना दिया, उस वीट से हमने कोई बिस्किट बना दिया। ऐसे ही आपने जंगल से क्या ली, लकड़ी ले ली, जंगल से लकड़ी वुड ले ली, लेकिन उस लकड़ी से जो टेबल बनी, किसी फैक्ट्री में किसी इंडस्ट्री में जाके मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उस लकड़ी से टेबल बनी, वो सब सेकेंडरी में आ जाएगा। यानी जितने भी फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, जितने भी फाइनल प्रोडक्ट हैं, वो सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा होंगे। जैसे इंडस्ट्री और फैक्ट्री जहां पे सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वो सब सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा हो जाएंगे, ठीक है। टर्शरी क्या होता है या सर्विस क्या होता है, कोई भी वो चीज जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे स्कूलिंग, जैसे बैंकिंग। आप बैंक को तो छू सकते हो लेकिन बैंकिंग को नहीं छू सकते। आप टीचर को तो टच कर सकते हो बट टीचिंग को नहीं कर सकते। टीचर दिखाई दे रहा है आपको, टीचिंग थोड़ा ना दिखती है, टीचिंग दिखती थोड़ा ना है, समझ रहे हो। सर्विसेज कोई भी वो चीज जो दिखाई ना दे उसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, जैसे बैंकिंग, ठीक है, जैसे टीचिंग, ठीक, जैसे हॉस्पिटैलिटी। ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें जो है वो टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर का हिस्सा आता है। बैंकिंग है, टीचिंग है, स्कूलिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें जो है सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। इस तरीके से ये 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर बटे होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन क्या निकलता है, जीडीपी समझने से पहले एक और क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे ले कि यहां से क्वेश्चन क्या निकलता है कि कौन से सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में मैक्सिमम है। टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में मैक्सिमम है। जीडीपी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है, टर्शरी सेक्टर का है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है, टर्शरी सेक्टर का है। यानी 49% जीडीपी जो है वो अकेली आपकी यहीं से निकल जाती है। 49% जीडीपी अकेली टर्शरी सेक्टर आपको दे देता है। और सबसे कम, सबसे मिनिमम कंट्रीब्यूशन, सबसे मिनिमम कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है, सबसे मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर का है। लगभग 17% जो है वो मिनिमम कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का है, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि जीडीपी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टर्शरी और मिनिमम कंट्रीब्यूशन प्राइमरी, अब आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहां पे है, कौन से सेक्टर में, यहां पे इस सेक्टर में मैक्सिमम एम्प्लॉयड है इंडिया में। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर दे रहा है, सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी सेक्टर दे रहा है। और सबसे कम एम्प्लॉयमेंट कहां पे है, टर्शरी सेक्टर में मिनिमम एम्प्लॉयड है बच्चे, ठीक है। क्योंकि आज भी भारत के अंदर इतनी स्किल नहीं है जितनी टर्शरी सेक्टर की जरूरत है, तो उस जरूरत को हम पूरा नहीं कर पाते। तो मिनिमम एम्प्लॉयड टर्शरी सेक्टर में और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी सेक्टर के अंदर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमने ये तीनों सेक्टर देख लिए, अब हम किस पे चल रहे हैं, हम चल रहे हैं जीडीपी निकालने पे इन तीनों सेक्टर का यूज करके। हमने देखा कि 3 तरीके के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इन तीनों सेक्टर के फाइनल प्रोडक्ट्स की काउंटिंग कर लो, इन तीनों सेक्टर के फाइनल प्रोडक्ट्स की काउंटिंग कर लो कि एक साल में कितने फाइनल प्रोडक्ट्स प्राइमरी सेक्टर से मिल रहे हैं, कितने फाइनल प्रोडक्ट्स सेकेंडरी सेक्टर से मिल रहे हैं और कितने फाइनल प्रोडक्ट्स जो है टर्शरी सेक्टर से मिल रहे हैं। मान लीजिए एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में प्राइमरी सेक्टर से 10 kg गेहूं मिला, 10 kg वीट मिल गया आपको, ठीक है, 10 kg वीट मिल गया। सेकेंडरी सेक्टर ने 2 लैपटॉप बना के दे दिए, मैन्युफैक्चरिंग कर दिया 2 लैपटॉप का। और टर्शरी सेक्टर ने 100 रुपए की बैंकिंग की सेवाएं दे दी, 100 रुपए की बैंकिंग की सेवाएं दे दी, बैंकिंग की सर्विसेज दे दी। अब मान लीजिए आपसे किसने पूछा, मान लीजिए आपसे पूछ लिया, पुतिन ने पूछ लिया, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका कॉल आता है आपके पास और आपसे पूछा कि ऑफिसर आपके देश का जीडीपी कितना है। आप उसको क्या बताने लगे, 10 kg वीट है, 2 लैपटॉप्स हैं, 100 रुपए की बैंकिंग है, इतना मैट्रिक टन ये निकला, इतना बैरल ये है, यहाँ पे इतना केजी ये है, इतना लीटर ये है। हर किसी की यूनिट अलग थी। पुतिन ने क्या कहा कि रुको, थमो, ऐसे मुझे थोड़ा ना समझ आएगा तुम्हारे यहाँ पे क्या है, मैं कैसे याद रखूं, मुझे एक डिजिट में बताओ। अब आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन, ये एक डिजिट में कैसे बताएं। आपने क्या किया, इस सारे के सारे प्रोडक्शन को मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, सारे की सारी प्रोडक्शन को मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कर दिया उसको समझो। आपने क्या किया, इसको मॉनेटरी में कन्वर्ट कर दिया, पैसे में कन्वर्ट कर दिया। आपने इसका मार्केट कॉस्ट निकाल दिया। अब ये मार्केट कॉस्ट क्या होता है हमने अभी समझा, मार्केट में कोई चीज कितने की पड़ रही है, ठीक है, हमने इनका मार्केट कॉस्ट निकाल दिया। कैसे देखते हैं,
हमने देखा मार्केट में 10 रुपीज पर केजी गेहूं बिक रहा है, 10 रुपीज पर केजी गेहूं है, तो हमने 10 केजी की वैल्यू निकाल ली है, तो क्या आ जाएगा, 10 केजी 100 रुपीज की हो गई, कितने की हो गई, 100 रुपीज की हो गई। मान लीजिए 20 रुपए का एक लैपटॉप आ रहा है, 20 रुपीज पर लैपटॉप आ रहा है, ठीक है, पर लैपटॉप 20 रुपीज आ रहा है, क्लियर हो रही है बात। तो 2 लैपटॉप कितने के हो गए, इंटू 2 कर देंगे, 40 रुपी का लैपटॉप आ गए, 40 रुपीज के एक साल में लैपटॉप्स प्रोड्यूस हो गए, और ये ऑलरेडी रुपीज में है ही, हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया, ये 100 रुपीज हो गया, सबको जोड़ दो आप, आंसर क्या आ गया, 240 रुपीज, आंसर क्या आ गया, 240 रुपीज। अब आपने पुतिन को कॉल किया और कहा कि सर हमारे देश का जीडीपी 240 रुपीज है, वो बोला, आप बनी ना बात, है ना, मैं इतना सारा प्रोडक्शन कैसे याद करूं। अब समझ आया मुझे कि भारत का जीडीपी 240 रुपीज है, क्लियर हुई ना बात आपको, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम जीडीपी निकालने के लिए ये प्राइस हमें कौन से साल के लेने हैं, हम जो अभी करंट में प्राइस चल रहा है वो लें, या कुछ पर्टिकुलर देश ने बताया हुआ है कि उसी साल के प्राइस आपको लेने हैं। अब इसकी बातें हमें करनी है, पर पहले आप जीडीपी को देखें, जीडीपी कैसे निकल रहा है, जितने भी सेक्टर्स हैं उनके फाइनल प्रोडक्ट्स की काउंटिंग कर ली और उनके मार्केट कॉस्ट पे उनको कैलकुलेट कर लिया और उन सब का हमने सम कर दिया, उन सब का हमने एडिशन कर दिया, ठीक है। तो जीडीपी क्या हो गया, जीडीपी हो गया, इट इज द सम ऑफ मार्केट कॉस्ट ऑफ ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स, इट इज द सम of market cost of all final products produced in a year in a fixed economic territory, ठीक है। एक बार हम स्लाइड्स में देख लेते हैं जीडीपी क्या कह रहा है, इट इज द सम ऑफ मार्केट कॉस्ट, हमने मार्केट कॉस्ट निकाला ना, ऑफ ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स, हमने सब सारे फाइनल प्रोडक्ट्स लिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया फाइनल प्रोडक्ट्स किसको कहते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स किसको कहते हैं, नहीं पता तो देख के आओ पहले, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, एक साल में कितने फाइनल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका मार्केट कॉस्ट निकालना, कहां पे, फिक्स्ड इकोनॉमिक टेरिटरी में। ये इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, ये इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, हमें समझ नहीं आया ये इकोनॉमिक टेरिटरी का क्या मतलब है। आर्थिक क्षेत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, इस आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है वो हमें समझना है, ठीक है। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है अब वो समझो। देखो स्टूडेंट्स कि 2 तरीके की, जैसे कंफ्यूजन आएगी आपके दिमाग में, क्या कंफ्यूजन आई, पहले प्रॉब्लम को समझो फिर ये इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब समझ आएगा। ये इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है। इस इंडिया में ए बी सी डी ये 4 कंपनीज हैं और चारों कंपनीज इंडियन कंपनी है, ठीक है। एक ये ई कंपनी है, ये चाइना की कंपनी है, भारत के अंदर प्रोडक्शन कर रही है, चाइनीज कंपनी। अब हमने मोदी जी से पूछा, मोदी जी ये चाइना की कंपनी का प्रोडक्शन भी हमको जोड़ना है क्या अपनी जीडीपी में, ठीक है। फिर आपका और दिमाग चला, आपने देखा कि ये यूएस है, इस यूएस के अंदर ई एफ जी एच इस तरीके से कंपनीज हैं। ये 3 कंपनीज तो अलग अलग देश की हैं, यूएस की है, जापान की है, चाइना की है। ये एच कंपनी इंडिया की है, एच कंपनी इंडिया की है जो हर साल वहां पे कुछ प्रोड्यूस कर रही है। आपने मोदी जी से पूछा, मोदी जी यूएस में भी अपनी एक कंपनी है, उसको जोड़ें क्या हम अपनी जीडीपी में, उसको जोड़ें क्या। तो मोदी जी ने क्या कहा कि देखो जीडीपी में ना, जीडीपी के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है इकोनॉमिक टेरिटरी। ये इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, इकोनॉमिक टेरिटरी वो क्षेत्र होता है, वो टेरिटरी होती है, वो एरिया होता है जहां पे हमारे देश के रूल्स रेगुलेशंस चले। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया, बताओ और क्लियर करके बताओ। तो मोदी जी ने क्या बताया, मोदी जी ने कहा देखो ये चाइनीज कंपनी है। अब प्रश्न ये है कि इस चाइना की कंपनी के प्रोडक्शन को, जो ये भारत में काम कर रही है, इस चाइनीज कंपनी के प्रोडक्शन को हम अपनी जीडीपी में ले या ना ले, कैलकुलेट करें या ना करें जीडीपी में। तो इकोनॉमिक टेरिटरी का क्या मतलब है वो समझो। उन्होंने कहा कि देखो इस चाइना की कंपनी में संडे की छुट्टी किस देश के हिसाब से होती होगी, चाइना या इंडिया। मैंने कहा इंडिया के हिसाब से। बोले टैक्स किस देश के हिसाब से भरते होंगे, मैंने कहा इंडिया के हिसाब से। जो भी दिवाली की छुट्टी, होली की छुट्टी किसके हिसाब से हो रही है, इंडिया के हिसाब से। रूल रेगुलेशन कहां के चल रहे हैं, इंडिया के चल रहे हैं। बोले तो ये अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी में हुई। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब होता है कोई भी वो जगह जहां पे आपके रूल रेगुलेशन चले, जहां पे हमारे देश के रूल रेगुलेशन चले। तो इस चाइनीज कंपनी के अंदर इंडिया के रूल रेगुलेशन चलेंगे, यानी इस चाइना को हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब होता है इकोनॉमिक टेरिटरी। अब बोले अब यूं पता करो। अब मैंने कहा अच्छा फिर ये एच कंपनी का प्रोडक्शन जोड़ेंगे। बोले फिर से वही मेरी बात याद कर लो। मैंने याद किया।
मैंने कहा कि मोदी जी ने तो इकोनॉमिक टेरिटरी कहा था जहां पे हमारी चले, पर इस कंपनी में जो ये इंडिया की कंपनी अमेरिका में बनी हुई है, यहाँ तो अमेरिका के हिसाब से सारा काम होता है, अमेरिका के हिसाब से छुट्टी होती है, अमेरिका के हिसाब से अलाउंसेस कम ज्यादा हो रहे हैं, अमेरिका के हिसाब से वेज रेट डिसाइड हो रहा है। हमारा तो कोई नहीं चल रहा, वहां पे कोई भी नियम कानून नहीं चल रहा, तो ये हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं है, हम इसको अपनी जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे। बात समझ आ गई? आप जीडीपी में क्या जोड़ेंगे? जीडीपी में वो चीजें जुड़ेंगी जहां पे आपके देश के रूल रेगुलेशन चल रहे हैं, ठीक है, आपके देश की सारी बातें चल रही हैं, उसको इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं। बात समझ आ गई? अब आपसे कोई पूछ ले, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज आर इंक्लूडेड इन जीडीपी, इनमें से क्या जीडीपी में इंक्लूड होगा? इंक्लूडेड इन जीडीपी, क्या जीडीपी में इंक्लूड होगा? ए ऑप्शन, इंडियन कंपनी इन चाइना। क्या कह दिया? इंडियन कंपनी इन चाइना, इंडियन कंपनी इन चाइना, ठीक है। बी ऑप्शन में कह दिया चाइनीज कंपनी इन इंडिया, चाइनीज कंपनी इन इंडिया। ये जीडीपी ऑफ इंडिया की बात हो रही है। सी ऑप्शन में कह दिया बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन में कह दिया नाइदर ए नोर बी, यानी नन ऑफ द अबव, नोटा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे? जहां पे हमारी बातें चल रही है, हमारे रूल रेगुलेशन चल रहे हैं, कोई इंडियन कंपनी चाइना में खुली हुई है तो चाइना के रूल रेगुलेशन चलेंगे, हमारी जीडीपी में नहीं आएगा। चाइना की कंपनी इंडिया में है, हमारे रूल रेगुलेशन चलेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? बी। बात समझ आ गई आपको? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जीडीपी में क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं। अब आपको ये समझ आ गया होगा, इट इज द सम ऑफ मार्केट कॉस्ट ऑफ ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन अ फिक्स इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब वो वाला एरिया जहां पे हमारे देश के रूल रेगुलेशन चल रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से जीडीपी जो है कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी का बेस ईयर है 2011-12। ये बेस ईयर का क्या पंगा है? बेस ईयर क्या होता है? मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट में क्या मानूं, ये पॉइंट है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि दिल्ली से मथुरा जाने में कितना समय लग रहा है, खुद की गाड़ी में दिल्ली में मथुरा जाने में कितना समय लग रहा है? लगभग 3 आवर्स, ठीक है। दिल्ली से मैंने मान लिया जयपुर जाने में कितना समय लग रहा है? जयपुर जाने में कितना समय लग रहा है? मैंने मान लिया 5 आवर्स। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में कितना समय लग रहा है? ठीक है, अपनी गाड़ी में लगभग 5 आवर्स। हम हर चीज की तुलना, हर चीज का कंपैरिजन दिल्ली से कर रहे हैं, तो दिल्ली क्या हो गया? एक बेसिक पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, जिससे बाकी सब चीजों की कंपैरिजन किया जा रहा है। ऐसे ही जो जीडीपी है उसको, मतलब आप देखते हैं ना कि आपने देखा कि 2022-23 में या 2021-22 में हमारा प्रोडक्शन हुआ मान लीजिए 100 रुपीज का, तो आपको कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत यानी कितना परसेंट आपका जीडीपी बढ़ा है, आप कहां से कंपेयर करोगे? 2011-12 से कंपेयर करोगे, ठीक है, कि 2011-12 में इतने प्राइस थे किसी चीज के, आज के दिन कितने प्राइस है? 2011-12 में इतना प्रोडक्शन था, आज के दिन कितना प्रोडक्शन है? इस तरीके से आप जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ निकालेंगे। तो कंपेयर कहां से करेंगे हम? 2011-12 से हम कंपेयर करेंगे। बेस ईयर फॉर जीडीपी ये होता है। बेस ईयर का मतलब वो ईयर जहां से आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो बेस ईयर फॉर जीडीपी इज 2011-12, अभी ये भारत सरकार ने फिक्स किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। ये बताता है कि इन्फ्लेशन का जीडीपी पे क्या इंपैक्ट है, और ये होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी विद रियल जीडीपी। ये नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है, इसको समझो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन बच्चों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है, तो बिल्कुल पेशेंस से, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान से समझेंगे व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर। देखो, मान लीजिए एक साल में 20 रुपीज, या मैं कहूँ एक साल में 20 पैकेट कुरकुरे के प्रोड्यूस हुए, और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, आटा दावल चाल चीनी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, बस 20 पैकेट कुरकुरे के प्रोड्यूस हुए, और ईच पैकेट की कीमत है 20 रुपए पर पैक। कितनी? 20 रुपए पर पैक ईच पैकेट की प्राइस है, मार्केट कॉस्ट है। तो आपसे पूछा जीडीपी कितना हो गया, आपने कहा 400 रुपया जीडीपी हो गया। 20 × 20 400 रुपया हमारा जीडीपी हो गया। अब जो ये जीडीपी है, ये 2 तरीके से बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? पहला तरीका है कि इस साल 25 पैक बने
और ईच पैक की जो प्राइस है वो 20 रुपीज पर पैक है, 20 रुपीज पर पैक है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, जीडीपी कितना हो गया, 25 इंटू 20 यानी 500 रुपीज जीडीपी हो गया। दूसरा तरीका बढ़ने का क्या है कि पैकेट तो 20 ही बने हैं, पैकेट तो 20 ही बने हैं, लेकिन ईच पैकेट का प्राइस जो है वो 25 रुपए हो गया है, वो 25 रुपए हो गया है, महंगाई हो गई है, तो भी आप कहोगे हमारा जीडीपी 500 रुपए आ गया। तो अब आप एक चीज को देखना, जीडीपी तो दोनों ही केसेस में बढ़ा हुआ दिख रहा है, यहां भी और यहां भी। 400 से 500 जीडीपी यहां भी हो गया, वहां भी हो गया, लेकिन प्रोडक्शन कहां पे बढ़ा, प्रोडक्शन तो सिर्फ एक केस में बढ़ा, बी में तो प्राइस बढ़ा है, बी में तो इन्फ्लेशन बढ़ा है। यानी अच्छाई कहां है, अच्छी बात कहां है, अच्छी बात ए केस में, क्योंकि वहां पे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, जीडीपी इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन। समझ आ रही है बात? तो हमको हकीकत कैसे पता लगेगा कि जो ये जीडीपी बढ़ी हुई दिखती है आंकड़ों में, वो महंगाई की वजह से बढ़ी है या प्रोडक्शन की वजह से बढ़ी है? इसको पता लगाना ही जीडीपी डिफ्लेटर का काम होता है। अब इस जीडीपी डिफ्लेटर को बताने के लिए हम लोगों को रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है उसको समझिए। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी बिल्कुल पेशेंस से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा देखो दिमाग तो लगेगा आपका, पर एक बार समझ आ गया ना जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, समझते हैं रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब समझ आ गया आपको, ये हकीकत बताना कि जो जीडीपी है वो प्रोडक्शन की वजह से बढ़ा हुआ दिख रहा है या महंगाई की वजह से बढ़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब ये रियल और नॉमिनल जीडीपी डिफ्लेटर निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। मैंने कहा कि स्टूडेंट्स 9th क्लास में ना मेरे 95% मार्क्स थे। मैंने क्या कहा, 9th क्लास में मेरे 95% मार्क्स थे। बताओ तुम, मैं इंटेलिजेंट हुई या डफर हुई? पहले से मैं इंटेलिजेंट हुई या डफर हुई? आप बोले मैडम हमें क्या पता आपके पिछले साल कितने थे। अगर आपके पिछले साल यानी 8वीं में आपके नंबर अगर 96% थे, 96% थे, फिर तो आप पहले से डफर हुए हो। और अगर आपके 8th में 90% मार्क्स थे और 95 अब हुए हैं, तो आप पहले से इंटेलिजेंट हुए हो। तो हमको ये तो बताओ कि 8वीं में आपके नंबर कितने थे, तभी तो हम बता पाएंगे कि 9th में आप इंटेलिजेंट हुए हो या और ज्यादा डल हुए हो। यानी किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए अपने को एक बेस तो चाहिए होता है, अतीत का पता होगा तभी आप किसी को कंपेयर कर पाओगे। जैसे मैं कह दूं मैं लंबी हूं, ठीक है, मेरी हाइट अच्छी है, मैं लंबी हूं, मैं टॉल हूं। अब मुझे आप अफ्रीका ले जाओगे, मुझे ऐसे बात करनी पड़ेगी सबसे, मैं काहे की लंबी हुई। और मुझे आप चाइना ले जाओगे, मुझे ऐसे बात करनी पड़ेगी सबसे। यानी चाइना में छोटे छोटे, मतलब मैं लंबी हूं या नहीं हूं, मेरे बराबर में कुछ खड़ा तो करो किसी इंसान को जिससे मैं कंपेयर कर लूं कि मैं लंबी हूं या नहीं हूं। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको एक रिलेटिव चीज चाहिए होती है, उसका बेस चाहिए होता है, उसका अतीत चाहिए होता है। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी भी यही कंसेप्ट है। ठीक है, समझते हैं ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का क्या पंगा है। देखो, रियल मतलब रियलिटी बताना, नॉमिनल मतलब नाम का, है ना। जैसे होता है ना, रियल हेड कौन है, नॉमिनल हेड कौन है। नॉमिनल हेड हमारे प्रेसिडेंट है इंडिया के, और रियल हेड वास्तविक पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो रियल हेड प्राइम मिनिस्टर है और नॉमिनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। नाम के हेड है प्रेसिडेंट और रियल हेड है प्राइम मिनिस्टर। तो अब ऐसे ही रियल और नॉमिनल जीडीपी हम निकाल रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी मतलब नाम की जीडीपी, आज की जीडीपी, इसको कहते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। इसको एक और नाम से जानते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस। मतलब ये सिर्फ करंट की बातें करेगा, सिर्फ 9th क्लास की बातें करेगा, 8th का कुछ नहीं बताया। जीडीपी एट करंट प्राइस नॉमिनल जीडीपी को कहते हैं। कैसे निकलता है, प्रोडक्शन इन करंट ईयर, प्रोडक्शन इन करंट ईयर इनटू प्राइस इन करंट ईयर, प्राइस इन करंट ईयर, प्रोडक्शन इन करंट ईयर इनटू प्राइस इन करंट ईयर। ठीक है, प्रोडक्शन मान लीजिए 20 पैकेट बने थे कुरकुरे के और प्राइस हुआ है 25 रुपए। आज के दिन कितना प्राइस पर पैक का, 25 रुपए पर पैक। तो आंसर क्या आ गया, 500 रुपए। आंसर क्या आ गया, 500 रुपए आ गया। यानी ये अपनी नॉमिनल जीडीपी निकली है। हमें नहीं पता कि ये महंगाई की वजह से निकली है या ये प्रोडक्शन की वजह से निकली है। अब ये कब पता लगेगा, जब हमको कोई रियल जीडीपी बता देगा। रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है समझो, जब हमको कोई 8th के मार्क्स बता देगा तो 9th से हम कंपेयर करेंगे। रियल जीडीपी को हम एक और नाम से जानते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी इसको कहते हैं। ये क्या करता है, ये आपके बेस ईयर से आपके प्राइसेस को कंपेयर करता है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन इन करंट ईयर, प्रोडक्शन इन करंट ईयर इनटू
प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर क्या 2011-12 कि बेस ईयर में देखो पैकेट तो ठीक है 20 पैकेट कुरकुरे के बन गए, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आज के दिन इसके 25 रुपए दिख रहे हैं। ये देखो कि 11-12 में इसके प्राइस कितने थे, पता लगा 11-12 में तो 15 रुपए पर पैक था। कितना था? 15 रुपए पर पैक था। बोले फिर असली में जीडीपी तो 300 रुपए हुई। ये जो 500 रुपए आपको दिखाई दे रहा है ये तो फालतू में महंगाई की वजह से बढ़ा हुआ दिख रहा है, हकीकत में प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं बच्चों। यानी ये जो महंगाई दिख रही थी, ये जो जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही थी, ये तो महंगाई की वजह से बढ़ी हुई दिख रही थी। हकीकत पता करो, बेस ईयर में देखो कि कितना प्राइस है। बेस ईयर में देखा तो 15 रुपए पर पैक था, यानी आपका जीडीपी हकीकत में रियल जीडीपी तो बढ़ा ही नहीं, बस आपका नॉमिनल जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको। क्लियर हुई बात? तो रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं और नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं। अब मुझे जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है। मुझे क्या निकालना है? डिफ्लेटर निकालना है। डिफ्लेटर कैसे निकलता है? रियल नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल। नॉमिनल कैसे याद रखेंगे? अल्फाबेट में पहले एन आता है ना, एन फॉर नेस्ट, पहले एन आएगा तो पहले नॉमिनल लिखेंगे, कितना 500, ठीक है, नीचे कितना रियल, ठीक है, ये कितना हो जाएगा इस तरीके से। अब हम अगर निकालेंगे तो 1.6 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो डिफ्लेटर कितना आ गया? 1.6। अब किसी ने हमको अगर ये बताया कि आज के साल आपका जीडीपी 5% है, तो हम उसमें से 1.6 माइनस कर देंगे कि 5 तो नाम का है, हकीकत में इसमें से 1.6% तो आपका महंगाई की वजह से बढ़ा है, हकीकत में तो ये 3.4% ही है। रियल जीडीपी तो 3.4% ही है, ये तो महंगाई की वजह से बढ़ी हुई दिख रही थी। बात समझ आई? डिफ्लेटर क्या बताता है? महंगाई का इंपैक्ट बताता है जीडीपी पे। तो ये था पूरा जीडीपी डिफ्लेटर का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आया है। एक बार देख लेते हैं। नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल, ठीक है, ये रेशो होता है और ये इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन बताता है जीडीपी पे। ठीक, ये सारा मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। रियल जीडीपी करंट ईयर प्रोडक्शन इनटू बेस ईयर प्राइस, और नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्रोडक्शन इनटू करंट ईयर प्राइस। इससे सिर्फ ये पता लगेगा आज के साल में जीडीपी कितना है। रियल जीडीपी से पता लगेगा बेस ईयर के हिसाब से रियलिटी जीडीपी की क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे नेशनल इनकम के मेथड्स जो हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक, तो 3 तरीके के मेथड भारत के अंदर यूज किए जाते हैं: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड। इनकम मेथड में क्या आएगा? आप ऐसा सोचो, आप किस किस तरीके से व्हाइट कमाई कमा सकते हैं। मैं व्हाइट की बात कर रही हूँ, ब्लैक की नहीं। व्हाइट इनकम आप कैसे कैसे कमा सकते हो? पहले तो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, नौकरी, जॉब, वहां से आपको वेजेस मिलेंगी, सैलरी मिलेंगी। दूसरा, जिसकी नौकरी नहीं लगी वो बिजनेस करेगा, जिसकी नौकरी नहीं लगी वो नौकरी देगा, है ना, तो वो बिजनेस करेगा, वो प्रॉफिट कमाएगा उस बिजनेस से। फिर जो पैसा आया वेजेस से, प्रॉफिट से, आप उससे प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसको रेंट पे चढ़ा देंगे, रेंट की कमाई। कुछ लोग उसको ब्याज पे चढ़ा देंगे, इंटरेस्ट की कमाई। तो इस तरीके से इनकम मेथड में 4 चीजें इंक्लूड कर ली जाती है। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन, आपने एक साल में कितना कंज्यूम कर लिया। आई का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, आपने एक साल में कितने के शेयर खरीद लिए, सोना खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार ने कितना खर्च कर दिया आप लोगों के ऊपर। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट, और एम का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट। इसको माइनस कर देते हैं। ये एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। और तीसरा होता है प्रोडक्शन मेथड। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने जीडीपी कैलकुलेट किया था, तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन को सम करके। ठीक है, इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये 3 मेथड है, भारत सरकार सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज करती है? एक्सपेंडिचर मेथड यूज करती है सबसे ज्यादा। ठीक है, लेकिन ये 3 मेथड बने हैं तो तीनों से सेम आंसर आता है क्या? देख लेते हैं एक बार, ये तीनों एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है, इसको देख लो एक बार। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है मैं कहूंगी फर्म्स, यानी प्रोडक्शन करने वाली यूनिट्स हैं, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, फर्म्स है। यहाँ क्या है? हाउस होल्ड है। यहाँ क्या है? हाउस होल्ड है, घर परिवार है हमारे। ठीक है, अब मान लीजिए हाउस होल्ड ने, या हमारे घर से हमारे पापा, हमारे भाई, ठीक है, हम खुद फर्म्स में नौकरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेबर का काम कर रहे हैं, नौकरी का काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं। इसके बदले फर्म्स हमको क्या दे रही है? फर्म्स हमको वेजेस दे रही है, सैलरी दे रही है। कितने रुपए दिए? 100 रुपए दिए। अब मैंने इस घर से ये पूछा तुम्हारी कमाई कितनी हुई? वो बोला 100 रुपए हुई।
घर क्या बोला, 100 रुपए कमाई हुई। मैंने इस फर्म से पूछा तुम्हारा खर्चा कितना हुआ, वो बोला 100 रुपया, मैंने नौकरी की तनख्वाह दी है लोगों को, 100 रुपया खर्चा हुआ है। आंसर तो 100 ही आया ना। आप किसी की कमाई गिन लो या किसी का खर्चा गिन लो, बात तो सेम है। आप किसी से चॉकलेट लाए 50 रुपीज की, आपने अपनी पॉकेट से 50 रुपीज दुकान वाले को दिए। मैं आपसे पूछ रही हूं कि बच्चे आपका खर्चा कितना हुआ, आप बोले 50 रुपीज। अब मैं दुकान वाले के पास गई, मैंने कहा सर आपके तिजोरी में, आपके गल्ले में कितने रुपए आए, वो बोला 50 रुपए। बात तो आंसर तो सेम ही है ना। मैं उसकी प्रॉफिट, उसकी कमाई गिन लूं या आपका खर्चा गिन लूं, या तो मैं किसी की इनकम गिन रही हूं या मैं किसी का एक्सपेंडिचर। किसी की इनकम किसी का तो एक्सपेंडिचर है। आपको सैलरी मिलेगी मान लीजिए 70,000 पर मंथ, सरकार का खर्चा 70,000 पर मंथ और आपकी कमाई 70,000 पर मंथ। तो चाहे इनकम मेथड लो चाहे एक्सपेंडिचर, आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, अभी प्रोडक्शन मेथड कैसे जुड़ा हुआ है उसको और समझ लेते हैं। देखो समझना प्रोडक्शन मेथड कैसे जुड़ा हुआ है। अब इस हाउस होल्ड ने क्या किया, इस फर्म को ऑर्डर दिया इसको कि हमको ना 7,000 रुपए का एक कूलर खरीदना है। क्या खरीदना है, हमको एक कूलर खरीदना है 7,000 रुपए का। अब ये फर्म क्या करेगी, लगभग 7,000 रुपए लगा के, ऑलमोस्ट 7,000 रुपए लगा के, जीडीपी इज ऑल अबाउट एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड होता है ये सब कुछ। फर्म्स क्या करेगी, लगभग 7,000 रुपए लगा के इसको एक कूलर बना के देगी। क्या करेगी, इसको एक कूलर बना के देगी। कितने रुपए लगा के, 7,000 की लागत लगा के कुछ प्रोडक्शन किया। क्या किया, कुछ प्रोडक्शन किया। कितना प्रोडक्शन किया, उतना ही प्रोडक्शन किया जितना घर परिवार की डिमांड थी। अब मैंने घर से पूछा तुम्हारा खर्चा कितना हुआ, वो बोला 7,000। मैंने फर्म से पूछा तुम्हारा प्रोडक्शन कितने का हुआ, वो बोला 7,000 का। 7,000 का ऑर्डर आया था, हमने कूलर बनाया और दे दिया। यानी कहने का मतलब क्या है, आप किसी का एक्सपेंडिचर गिन लो चाहे आप किसी फर्म से उसका प्रोडक्शन गिन लो, क्योंकि वो जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है, फर्म्स जितना भी प्रोडक्शन कर रही है, कोई ना कोई तो उसको परचेज कर रहा है ना। परचेज करने के लिए कोई तो खर्चा कर रहा है ना। तो एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन मेथड भी इक्वल आ गया। तो इस तरीके से तीनों मेथड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर मेथड इंडिया में यूज किया जाता है। आई होप आपको ये सब चीजें जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। Which of the following method is not used in India for national income calculation? भारत में कौन सा मेथड यूज नहीं होता, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन मेथड या मैट्रिक्स मेथड? आपको पता है मैट्रिक्स मेथड यूज नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? रियल बाय नॉमिनल, नॉमिनल बाय रियल, नॉमिनल इनटू रियल या नन ऑफ द अबव? मैंने कहा था n पहले आता है तो नॉमिनल पहले आएगा, नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल। ठीक है, अभी देखा हमने डिफ्लेटर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस ईयर फॉर जीडीपी। जीडीपी का बेस ईयर क्या है? 2011-12, 14-15, 4-5 या 19-20? क्या है? 2011-12 अभी हम बेस ईयर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, मैंने इतना समझाया आपको दिल से, तो आप भी दिल से आंसर कीजिए और बताइए क्या इसका आंसर आएगा। मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, या इनमें से किसी का भी नहीं? तो आपको आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। आई होप आपको इस सीरीज से फायदा मिल रहा है, और ये सीरीज हर उस एस्पिरेंट के लिए जरूरी है जो इकोनॉमिक्स से डरता है। इकोनॉमी बहुत ल्यूसिड सब्जेक्ट है, बहुत कंसेप्चुअल सा सब्जेक्ट है, इसमें रटना कुछ भी नहीं होता। आप बस खुद से जोड़िए इस सब्जेक्ट को, ये बहुत ईजी लगने लग जाएगा आपको। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।